दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आपको पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक है और यूपी टेट के फॉर्म भी फिल हो चुके हैं और मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती और साथ में राजस्थान शिक्षक भर्ती, तो ये भी एग्ज़ाम जो है आपके नज़दीक आ रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए तो हम साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण पर्सन आपके साथ ये नहीं कह रहे कि हम आपको बताएं, सिर्फ आपके साथ साझा कर रहे हैं। जिनको पता है तो उनको वो उनका रिवाइज हो जाएगा, वो अपना टेस्ट दे के देख सकते हैं, और जिनको नहीं पता है वो हमारे साथ क्वेश्चनों को कीजिए, क्योंकि ये बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको निश्चित तौर से जो आने वाली परीक्षा में आपको ये दिखाई देंगे। तो इनको अंडर एस्टिमेट मत करना इस वीडियो को, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का कि किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। पहला, पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, निराशा और निस्सहायता, किशोरों में सौपन दर्शन। तो ये है आपकी अवसरों की प्रतिकूलता, क्योंकि जो बच्चे हैं यदि उनको अच्छी तरीके से मौका नहीं मिलेगा, अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, तो क्या है उनमें द्वंद्व जो है वो उभर सकते हैं, क्योंकि किशोर अवस्था क्या है, एक तूफान का काल है, आप सभी जानते हो। क्लियर है पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाठ्य चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पाठ्य चर्चा है, सिर्फ आपसे इतना पूछेगा कि पाठ्य चर्चा है। उसके बाद 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे ये, जिसमें से आपका पहला ऑप्शन है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया, और चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री। 4 ऑप्शन है कि पाठ्य चर्चा क्या है, शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन मूल्यांकन प्रक्रिया, चौथा ऑप्शन कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री। तो क्या है, तो इसका देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय का जो संपूर्ण कार्यक्रम है वही पाठ्य चर्चा है। उसमें जैसे आपने हाल ही में अपने खेल मंत्री की यदि बातें न्यूज़ पे सुनी होगी तो आपको पता होगा कि उन्होंने खुद आगे बढ़कर खेलों में जो सिस्टम है, जो सिलेबस है, उसको हाफ करने का जो एक आगे नोटिस भेजा है, चिट्ठी लिखी है कि ताकि जो पढ़ने वाला सिलेबस है बच्चों का वो हाफ किया जा सके, और हाफ उसमें खेलों से। तो इस प्रकार क्या है कि वो जो संपूर्ण कार्यक्रम है स्कूल का वही क्या है, पाठ्य चर्चा है। उसके अंदर आपके खेल भी हैं और जो एक्टिविटी करवाई जाती है वो भी है और पढ़ाई भी है, तो वो क्या है, पाठ्य चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार सीटेट में यूपी टेट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि डिसलेक्सिया संबंधित है, डिसलेक्सिया संबंधित है। पहला ऑप्शन आपको दिया मिलेगा मानसिक विकार, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा गणितीय विकार, तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा पठन विकार, चौथा ऑप्शन मिलेगा व्यवहार संबंधी विकार। तो देख लेते हैं क्या है, आप अपना नोटिस कर चुके होंगे, मिलान कीजिए अपना। बिल्कुल इसका सही आंसर है पठन विकार। तो डिसलेक्सिया क्या है, एक पठन विकार है। डिसलेक्सिया क्या है, एक पठन विकार है, याद रखोगे इसको। और यदि इसकी जगह डिसकैलकुलिया पूछ लिया जाए तो गणित संबंधी विकार है। तो ऐसे मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको, एक मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख लेना, उसमें सभी के बारे में मैंने आपको बताया गया है, सभी प्रकार के विकारों को। और वो हमारी वीडियो क्या है, एफबी पर बहुत ज़्यादा हिट भी हुई है, तो आप भी ज़रूर देखना उस वीडियो को, और लाइक और शेयर, इसे भी लाइक शेयर करना, उसे भी करना। बहुत ही अच्छी वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए, जो भी साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है 120 से 140, 110 से 135, 90 से 110 या 80 से 90। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर है 90 से 110। यदि एक क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें त्रुटि भी मुझे लग रही है, ये एस को सामान्य बुद्धि लब्धि आज से पूछी जाएगी। तो 90 से कितनी होती है, 110। 90 से कितनी होती है, 110 सामान्य बुद्धि होती है। तो इस बात को आप थोड़ा सा इसको करोगे ठीक, क्वेश्चन को
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषणात्मक विधि, कहानी कथन विधि। कौन सी विधि का प्रयोग करेगा जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो इसके लिए बच्चे को नियम या सिद्धांत सिखाने के लिए कौन सी आगमन विधि का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है, अंडरस्टूड है बात। जब बच्चे को कोई नया नियम या कोई सिद्धांत सिखाना है तो आगमन विधि का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि आगमन विधि पे, निगमन विधि पे, कहानी कथन विधि पे एक वीडियो डिटेल में जैसे पूरा लेक्चर बना के आपको दूं तो आपका क्या विचार है दोस्तों कि इस पे बनाई जाए या वीडियो नहीं बनाई जाए। तो आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताओगे कि क्या पूरी डिटेल में किसकी क्या क्या इनके अंदर है, क्या क्या स्टेप है, पूरी बताएं या वीडियो या सिर्फ इन क्वेश्चनों से ही काम चल जाएगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं इसके लिए एक अच्छा सा लेक्चर आपके लिए तैयार करूँगा फिर डिफरेंट बुक में से इन वीडियो के ऊपर। यदि आप बोलोगे तो करूँगा मेहनत, वरना फिर क्यों खामखाई मैं अपना टाइम वेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है अच्छा लेख, लिखने में स्पष्टता, बड़े अक्षर, छोटे अक्षर। जब श्यामपट्ट पर लिख रहे हो तो बिल्कुल ये तो आपका आसान सा क्वेश्चन आप खुद ही बता दोगे, एक अच्छा लेख। क्लियर है। नेक्स्ट, भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है। भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है, ऑप्शन पहला 10 वर्ष से 16 वर्ष, ऑप्शन दूसरा 6 वर्ष से 14 वर्ष, ऑप्शन तीसरा 1 से 3 वर्ष और ऑप्शन चौथा आपका 5 से 10 वर्ष। तो भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है आपकी, तो 5 वर्ष से 10 वर्ष। तो भूल भुलैया परीक्षण के लिए उम्र याद रखोगे, रट लो कितनी, 5 से 10 साल। 5 से 10 साल भूल भुलैया, 5 से 10 साल भूल भुलैया। इस तरीके से 2-4 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। देखो ये तो कुछ क्वेश्चन है, देखो ये तो कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ये तो आपको रटने ही पड़ेंगे कुछ फैक्ट। तो भूल भुलैया के लिए 5 से 10 साल में बच्चे की भूल भुलैया बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे इस पर कोई भी ट्रिक ले लो यार, याद करने के लिए अपने हिसाब से बना लो, या 5 से 10 भूल भुलैया ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किस समायोजन की प्रक्रिया है। क्वेश्चन को समझना आपको क्या पूछ रहा है, किस समायोजन की प्रक्रिया है, क्या है, स्थिर है, गतिशील है, स्थापन है, अवरोधी है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, फटाफट पढ़ लो। स्थिर है, गतिशील है, स्थापन है, अवरोधी है। तो किस प्रकार की है, गतिशील है। किस प्रकार है, गतिशील। क्लियर है भाई, किस प्रकार की है समायोजन की प्रक्रिया, एक गतिशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी कड़ी में अपना, आइए देखते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। पहला ऑप्शन देखो, प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। दूसरा ऑप्शन वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन। तीसरा ऑप्शन ध्यानवंश रुचि का अध्ययन। चौथा ऑप्शन व्यक्तिक भेदों का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। ऑप्शन 2 वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन। ऑप्शन 3 ध्यानवंश रुचि का अध्ययन। ऑप्शन 4 व्यक्तिक भेदों का अध्ययन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां देख लेते हैं भाई, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, वीडियो को बीच में छोड़ के न जाएं। अन्य काम करने हो तो साथ में फ़ोन को हाथ में लेके ही करें, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूटा तो ये समझना कि गाड़ी छूट जाएगी आपकी टीचर भर्ती की। तो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बने रहें हमारे साथ, लगातार बने रहें। और नीचे लाइक का बटन है थम्स अप का, उसको लाइक करते रहे वीडियो को। छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य व दृढ़ता, शिक्षा विधियों का ज्ञान, मानक भाषा का ज्ञान। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, बड़े ही चारों ऑप्शन एक से लग रहे हैं, लेकिन आपको बड़े सोच के और क्वेश्चन को पढ़ के जाना कि छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, धैर्य व दृढ़ता। किस प्रकार की है, धैर्य व दृढ़ता। नेक्स्ट,
बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से पूर्णतः सहमत है, संभवतः सहमत है, असहमत है, कुछ सीमा तक सहमत है। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से क्या है भाई, 4 ऑप्शन है और पूछ लिया कि आप क्या है। तो कुछ बच्चे तो क्या होते हैं, अपने मन के विचार प्रकट करते हैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ के, और फिर आके बोलते हैं भाई मैंने इतने कर दिए, मैंने तो 30 के 30। देखो भाई 30 के 30 करना और 30 के 30 अपने विचारों के हिसाब से साइकोलॉजी को करना, ये बड़ा फैक्ट होता है। जब तक आप चीज़ों को नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चंस को नहीं अच्छे से रीड करोगे, तो उसमें आप तब तक नहीं कर सकते अच्छे से। तो ये आपको अपने हिसाब से नहीं आंसर देना है, साइकोलॉजी के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा असहमत, कि सामाजिक भावना का विकास जन्मजात। बिल्कुल भी गलत बात है ये, ऐसा नहीं होता। सामाजिक भावना का विकास जन्मजात नहीं होता। जैसे बच्चा अपने ग्रुप समूह में रहकर ग्रुप समूह में जुड़ने लगता है तो उसमें सामाजिकता का विकास धीरे धीरे होने लगता है, तो जन्मजात नहीं होता। हम इस बात से पूर्णतः असहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां। छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप इसके लाभ उनको बताएंगे कि क्या क्या लाभ हैं इसके। अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, सहयोग भावना की उनको कहानी सुनाएंगे, सहयोग न करने वाले को दंडित करेंगे। तो क्या करोगे आप कि ताकि छात्रों में क्या है, परस्पर सहयोग की भावना जन्म ले। तो इसका उत्तर है अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। इसी सिद्धांत पर इसका आप आंसर दोगे, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा है खासतौर से जो जिनको आदर्श मानता है, अपने टीचर है तो उनको आदर्श मानता है। एक छोटी क्लास में बच्चा है, टीचर ने उसको पढ़ाया कि बेटा 2 और 2 5 होते हैं, और फिर आप घर जाके उस बच्चे को बोलते हो नहीं बेटा 2 और 2 4 होते हैं, तो वो छोटा बच्चा बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानेगा कि 2 और 2 4 होते हैं। वो क्या कहेगा, नहीं मेरी मैडम ने बताया है 2 और 2 5 होते हैं। तो ये जो फैक्ट होता है, इसी फैक्ट को क्योंकि देखकर सीखते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी जो फैक्ट है, आपको जब आंसर आप चूज कर रहे हो अपना, तो उसमें दिमाग में लाएं, आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की बुद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां बहुमुखी हो जाती है, सुदृढ़ व सीमित हो जाती हैं, अनियमित दिशा में चली जाती हैं, पहले जैसी रहती हैं। तो बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियों पे क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। ये आपके साथ 4 ऑप्शन हमने दिए हैं, प्लीज़ बताइए, इसका आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर है बहुमुखी हो जाती है। तो बच्चों की वृद्धि के अनुरूप जैसे जैसे उनमें वृद्धि होती है तो उनकी रुचियाँ भी बहुमुखी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन, इस कड़ी में हम देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है छात्र धन कमा सके, ज्ञानार्जन कर सके, बेहतर जीवन जिए या सम्मान पा सके। तो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, जो कि पूरे भारतवर्ष में न होकर अपितु पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ज्ञानार्जन कर सके। तो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि बच्चा ज्ञानार्जन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, इसी कड़ी में देख लेते हैं 15th। एक बालन को संतुलन, सुदृढ़पन व स्वस्थता का अनुपालन करता है, तो यह सूचक है रुचि का, अभिव्यक्ति का, प्रशंसा का, मूल्य का। एक बालक को संतुलन, सुदृढ़पन और स्वस्थता का अनुपालन करता है, तो यह सूचक है रुचि का, अभिव्यक्ति का, प्रशंसा का या मूल्य का। 4 ऑप्शन आपके पास है, चूज करो अपना आंसर क्या और फिर ऑप्शन के साथ मिलान करो। ये है आपका प्रशंसा का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन, देख लेते हैं। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं, स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं डरपोक तथा संकोची, निर्भीक तथा स्वतंत्र, शांत तथा सक्रिय तथा जिज्ञासु। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं। तो इसका आंसर आप अपना चूज कीजिए और फिर आंसर के साथ मिलान
कीजिए। तो इसका आंसर है डी, सक्रिय तथा जिज्ञासु। क्लियर है? तो उनमें सक्रियता होती है, एक्टिविटी होती है, और क्यूरियोसिटी उनमें क्रिएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो दोस्तों, पहली बात तो मुझे ये बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी भी लग रही है या नहीं, या वैसे ही मैं आपका भी कीमती समय बर्बाद कर रहा हूँ और अपना तो निसंदेह कर ही रहा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। दूसरी बात, नीचे लाइक का बटन है, आप बिल्कुल भी लाइक के बटन को नहीं प्रेस करते हो। मुझे समझ में नहीं आता भाई आपका क्या जाता है वीडियो को लाइक करने में, और हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है कि आपके लाइक्स देख के कि भाई हाँ, लोगों को, हमारी जो हमारे व्यूवर्स हैं, जनता है, उनको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो हमें थोड़ा उस पर मोटिवेशंस मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक इस बार ज़रूर करोगे और अपना पूरा 100% हमें दोगे। तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें। जो नए सब्सक्राइबर हैं वो नए अपना सब्सक्राइब भी कर लें। तो है, छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समस्याएं सुनता है, नाराज़ नहीं होता, समय का पाबंद है या सुंदर है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, समस्याएं सुनता है। नेक्स्ट, प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है 6 से 16 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 से 50 वर्ष, 15 से 35 वर्ष। तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है, लगभग आप सभी को इस क्वेश्चन का पता है, 15 से 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी कड़ी में 19वां क्वेश्चन कि समाज की उन्नति का मूल है बाल बालिका शिक्षा एक समान हो, बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले, बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो, केवल महिला अध्यापक हो। तो समाज की उन्नति का मूल है बाल बालिका शिक्षा एक समान हो, तो ये होना चाहिए, तभी समाज की उन्नति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है और आपको होमवर्क है। आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में करोगे कि छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु पहला ऑप्शन दिया गया है उनके समक्ष सामग्री रख के निरीक्षण करवाएंगे। दूसरा ऑप्शन दिया है वस्तु उठाने रखने का काम सौंपेंगे। तीसरा ऑप्शन दिया है उनको क्रियाशील रखेंगे। चौथा ऑप्शन दिया है कक्ष में शांत बैठने के लिए कहेंगे। तो क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु पहला आप क्या करेंगे कि उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएंगे। दूसरा वस्तु उठाने रखने का काम सौंपेंगे। तीसरा उनको क्रियाशील रखेंगे। चौथा कक्ष में शांत बैठने के लिए कहेंगे। तो आप क्या करेंगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट लिख के भेज देना है। इससे पहले जो आंसर था, जो हमने पीछे वीडियो में पूछा था, तो रेणु सैनी थे शायद, उन्होंने आंसर दिया था सबसे पहले। तो रेणु सैनी को हम बधाइयाँ देते हैं कि आप इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हो, सीरियसली पढ़ रहे हो। तो जो भी सीरियसली पढ़ रहे हैं वही इसका आंसर दे, बेफालतू बच्चे ना तो हमें परेशान करें कमेंट करके, क्योंकि हमारी एक और प्राथमिकता रहती है, और यूट्यूब चैनलों की तरह नहीं कि जितने भी कमेंट होते हैं हम 99.99999% उनके जो रिप्लाई है वो देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम आपके साथ एक्टिव हैं, तो आप भी हमारे साथ एक्टिव रहिए। निश्चित तौर से आपका बेनिफिट होगा आने वाले सी-टेट, यूपी-टेट, बिहार टेट या पंजाब टेट या कोई भी एस-टेट, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, चाहे कोई शिक्षक भर्ती हो, तो सभी में आपको निसंदेह इनका फ़ायदा मिलने वाला है। तो तैयारी करनी है तो किस बात का वेट करना, फिर लगे रहो। जय हिंद, भारत माता की जय।